तो देखिए हज 2026 की ये पहली लाइव सेशन है। तो इसमें आपके जो सवालात वगैरह हैं वो आप पूछ सकते हैं, और फिर आगे प्रोसेस कैसा रहेगा वो भी इंशाल्लाह मैं आपको साइड बाय साइड बताता रहूँगा कि पूरा प्रोसेस कैसा है, फिर आगे कैसा होगा। तो जी, अ, शाहिद अशरफी साहब का सवाल है, क्या राजस्थान की सीट क्लियर हो जाएगी क्या? देखिए अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म निकले हैं। अभी फिर फाइनल सबमिशन होगा, फिर कुर्रा होगा, फिर उसके बाद हर स्टेट के अलग अलग जो है वो सिलेक्शन की लिस्ट आएगी। तो तब पता चलेगा कि किसका कहाँ तक कंफर्म हुआ है, कहाँ तक वेटिंग आई है। तो ये जो आपका सवाल है क्या राजस्थान की सीट क्लियर होगी क्या, ये आपका सवाल 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद में जो है ना ये एप्लीकेबल है। अभी ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अभी अभी तक कुर्रा नहीं हुआ है, किसी का कंफर्म सीटिंग, कंफर्म और वेटिंग लगाई नहीं है। तो अभी हम कैसे बता सकते हैं कि क्लियर होगी कि नहीं होगी। बाकी हर स्टेट का कोटा कितना है, आज ही मैंने इस यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट बना के डाला है कि हर स्टेट का कोटा कितना है। तो अगर उस कोटे से कम एप्लीकेशन आते हैं तो वहाँ के सभी हाजियों का बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन होगा, और अगर कोटा से ज़्यादा आते हैं तो फिर जो है वो वेटिंग जाएगा। फिर लास्ट मोमेंट पे जो स्टेट के जो कोटा है अगर वो बचता है तो हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो इंटरनली एडजस्ट करती है कि कौन से स्टेट को देना है, कहाँ पे एप्लीकेशन ज़्यादा आए हैं, कम आए हैं। तो वो लास्ट मोमेंट पे होता है। तो वो मेरे हिसाब से तकरीबन आज से जो है 1-2 महीने तक का प्रोसेस है, तो उसको जो है वो टाइम लगेगा। तो अभी तक आपने जो है वो फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं तो आप जो है फॉर्म सबमिट करते रहें। इंशाल्लाह जो है वो 31 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है। अगला एक सवाल है कि 20 डेज़ पैकेज के ताल्लुक से है। ये देखिए 20 डेज़ पैकेज जो है वो इस साल इंट्रोड्यूस किया गया है। तो उसमें 20 डेज़ पैकेज का कुछ प्राइसिंग अपडेट मिला है क्या? देखिए अभी तक नहीं मिला है। तो 20 डेज़ पैकेज जो है वो पिछले कई सालों से जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया को क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट आती थी कि जो छुट्टी वाले हैं उनका मसला रहता है, जो एनआरआईज है उनका मसला रहता है, तो उनको हैंडल करने के लिए जो है वो 20 डेज़ का पैकेज इंट्रोड्यूस करें। तो इंट्रोड्यूस हुआ है, रूल्स वगैरह आए हैं, लेकिन प्राइसिंग नहीं आया है। अब वो प्राइसिंग के बारे में सिर्फ यही कहा गया है कि जो 40 डेज़ का पैकेज है उससे ज़्यादा महंगा होगा। अब वो कितना महंगा होगा और वो क्यों महंगा है, आइडियली तो सभी का गुमान यही है कि सस्ता होना चाहिए था, क्योंकि 20 दिन के अंदर वापसी है। लेकिन फिर भी जो है वो अभी तक पता नहीं है। अगला सवाल है, सर मेरी वाइफ का पासपोर्ट शादी के पहले बना हुआ है, तो एड्रेस दोनों का अलग है। हाँ, लेकिन स्टेट और सिटी पिन कोड सब है। तो एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड से डालने के नहीं डालने? देखिए इसमें आप जो है वो पासपोर्ट का ही एड्रेस जो है यूज़ कर सकते हैं। आपको अलग से आधार कार्ड वगैरह अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्टेट अलग हो रहा है तो जो है आप आधार कार्ड वगैरह यूज़ करें, लेकिन स्टेट सिटी सब सेम है। खाली एड्रेस जो है वो फ्लैट नंबर या बिल्डिंग नाम वगैरह नंबर सेम है, तो आप जो है वो सब जगह पासपोर्ट ही यूज़ करें। अगर कोई जो है वो राजस्थान के हैं, लेकिन मान लीजिए वो फ़िलहाल वो उड़ीसा में रहते हैं या फिर तेलंगाना में रहते हैं, तो लोकल एड्रेस प्रूफ के लिए पासपोर्ट पे एड्रेस अलग स्टेट का है, रहते अलग जगह है, तो उस केस में आधार कार्ड यूज़ कीजिए। अगर आप एक ही स्टेट के हैं तो आपको सिर्फ पासपोर्ट से काम चला लीजिए। शाहिद अंसारी साहब, डेट एक्सटेंड होगी क्या? देखिए अभी तक 2-3 दिन पहले की न्यूज़ ऐसी आई है कि 70,000 एप्लीकेशंस आई हैं। तो अगर वो जो टोटल कोटा है 1,30,000 समथिंग का कुछ है, 20 या 30,000 का, अगर उतनी एप्लीकेशन आ जाती हैं तो उससे थोड़ी ज़्यादा आती हैं तो एक्सटेंड नहीं होगी। वैसे अगर नहीं आती है तो एक्सटेंड होगी, वरना पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस तो यही रहा है कि 2 मरतबा जो है वो डेट एक्सटेंड हुई है, 2025 और 2024 के हज के लिए। तो अगर एप्लीकेशन नहीं आती है तो डेट एक्सटेंड होना ही है। तो इसमें जो है वो अब चांसेस लग रहे हैं कि अगर एप्लीकेशन नहीं आएगी तो इंशाल्लाह डेट एक्सटेंड होगी, एक 8-10 दिन तो एक्सटेंड होगी। इसमें और एक चीज़ ये है कि जो रिन्यूअल वाले हैं, जिनका अभी तक 1 साल के ऊपर का पासपोर्ट रिन्यूअल जो है वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मैंने पासपोर्ट कस्टमर केयर पे कॉल किया था। उन्होंने कहा था कि आप जो है वो रिन्यूअल के लिए अप्लाई ना करें, रिन्यूअल कैटेगरी में अप्लाई ना करें, अदर कैटेगरी में अप्लाई करें, और कुछ माइनर नेम करेक्शन या एड्रेस करेक्शन वगैरह कुछ स्पेलिंग में आगे पीछे कर लें
तो सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा और वो रीजंस में आप बता देंगी हज कमेटी ऑफ इंडिया का सर्कुलर आया है इसलिए हम जो है अप्लाई कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो है आप पासपोर्ट रिन्यूअल को अप्लाई कर सकते हैं। और इस मरतबा जो नए नए चेंजेस हैं, एक 20 डेज़ का पैकेज है, एक फूड कैटरिंग सर्विस है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो अलग थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लेके खाना भी प्रोवाइड कर रही है। उसके अंदर भी जो है वो एप्लीकेशन में यस नो करने के लिए कहा गया है, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका भी प्राइस जो है अभी तक पता नहीं है, तो ये एक है। उसके अलावा जो है वो एक 20 डेज़ का पैकेज है और जो है वो खाने की सर्विस है। और कुर्बानी अदा ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो हज कमेटी से ही यस करें। अगर आपने यस किया है तो अच्छी बात है, अगर नो किया है तो अभी भी अगर आपका कवर नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो आप फॉर्म को एडिट करके उसको कुर्बानी को नो को यस कर सकते हैं। और रिपीटर हाजियों के ताल्लुक से यही कहा गया है कि रिपीटर को अलाउ नहीं है, सिर्फ जो है वो महरम कैटेगरी में ही अलाउ कर सकते हैं। मुजाहिद अंसारी साहब को यूपी में भी रजिस्ट्रेशन कोटा से ज़्यादा होता है तो क्या सीट कंफर्म होगी क्या? देखिए वापस वही आता है कि अगर लोग कैंसिल करते हैं तो फिर वेटिंग वालों का कंफर्म होगा। तो नॉर्मली होता है ऐसे ही है कि जो लोग फर्स्ट पेमेंट नहीं करते हैं उनका जो है वो कैंसिल हो जाता है, या फिर जो अलग से कैंसिल करते हैं उनका कैंसिल होता है, फिर वेटिंग वालों का कंफर्म होता है। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 वेटिंग तक जो है वो 2025 के हज में चला था कि कुछ लोग जो है वो इंडिया से हज के सफ़र में वापस मतलब मक्का चले भी गए, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट पे जो है वो वेटिंग का कंफर्मेशन हो रहा था। तो वेबसाइट पे सर्कुलर देखेंगे आप तो 8 वेटिंग लिस्ट तक आई है, 8th वेटिंग लिस्ट तक। तो ये लास्ट मोमेंट तक चलता रहता है और हर स्टेट की अलग अलग वेटिंग जो है वो क्लियर होती है। तो सब में ज़्यादा कोटा तो यूपी का ही है, यूपी का है, वेस्ट बंगाल का है, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये बड़े बड़े स्टेट हैं जहाँ पे थोड़ा कोटा ज़्यादा रहता है क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, तो इस एतबार से है। और पेमेंट, फर्स्ट पेमेंट कितना है वो भी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बताया है कि पहला पेमेंट जो है वो 1,52,000 है। आप जो है वो जो भी अकाउंट है आपका उससे पे कर सकते हैं, कवर हेड से पे करना ज़रूरी नहीं है, किसी रिश्तेदार के या फिर पड़ोसी के, दोस्त है के, किसी से भी पे कर सकते हैं। बस पेमेंट होना जो है वो ज़रूरी है। कौन से अकाउंट से करना है वो मैटर नहीं करता है। फिर वो जो पेमेंट होगा आपका वो बैंक रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, उससे आपको पेमेंट करना है और रिसिप्ट और मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह फॉर्मेट आएगा और वो और HF फॉर्म डाउनलोड करके और पासपोर्ट जो है वो आपका सेल्फ अटेस्टेड करके और पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भर के आपको जो है आपकी अपनी स्टेट हज कमेटी को सिलेक्शन के बाद, पेमेंट के बाद में आपको पहुंचाने हैं। तो ये है, ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट नहीं करना है, सिर्फ जो है वो सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट ही सबमिट करना है। तो ओरिजिनल पासपोर्ट कब सबमिट करना है उसका अलग से सर्कुलर आएगा, तो तब सबमिट करना है। और जो NRIs हैं उनके लिए ही जो है वो फॉर्म में यस नो करने के लिए कहा गया है। जो NRI हैं वो फॉर्म में यस करें ताकि ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट करते वक्त जो है उनको थोड़ा सा सहूलत मिले। तो वो जो है थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जब तक आपको कंपल्सन नहीं किया गया आप जो है वो उसको एक्सटेंड करते रहें, ताकि NRIs का थोड़ा सा मसला रहता है। फिर कुछ कुछ ऐसे हैं वो उनके सवाल ये है कि 20 डेज़ हम 40 डेज़ के पैकेज में जा रहे हैं लेकिन हम खुद जल्दी से वापस आ सकते हैं क्या? तो देखिए ये ऐसे आप कर सकते हैं। आपका हज हो गया, हज के 2-3 दिन के बाद में एक 5 दिन का गैप आप रख लीजिए, ताकि हज के फ़ौरन बाद जो है वो सभी लोग वहाँ पे मैनेजमेंट में बिज़ी रहते हैं, बसेस में, इसमें उसमें। तो एक 5 दिन का गैप लेके आप जो है वो खुद से टिकट बुक कर सकते हैं और टिकट बुक करके आप जो है ब्रांच ऑफिस में जाइए, वहाँ पे आपका ओरिजिनल पासपोर्ट उनके पास में रहेगा। जैसे आप सऊदी लैंड करते हैं तो मौली में आपका पासपोर्ट ले लेते हैं, तो उनके पास जाके आप अपना पासपोर्ट ले सकते हैं और ख़ुद से जो है वो टिकट बुकिंग वगैरह करके उस वक्त आप जो है वो मक्का में रहेंगे, फिर जिद्दा से आप जो है वो टिकट बुकिंग करके खुद के खर्चे से जो है आप टैक्सी ले लें और वापस आ जाएं। फिर आपको मदीना जाना है तो आपको खुद के खर्चे से ही आपको मदीना जाना है, और जितना अमाउंट आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया को पे करना है उतना ही आप जो है वो उतना ही आपको पे करना है। तो ये जो है वो जल्दी आने वालों के लिए है। और व्हील चेयर वालों का भी कुछ सवाल था कि जो जिनको व्हील चेयर है उनका कैसा है, तो इंडिया से कैरी करना है कि वहाँ से लेना है? देखिए अगर जो बहुत ही माजूर हैं, जो बिल्कुल नहीं चल सकते, आप इंडिया से कैरी कर लीजिए। एयरपोर्ट पे जो है उसको रैप करते हैं, रैप करके ले जाते हैं, और ये मेन लगेज आपके बैगेज वेट में जो है आपका कंसिडर नहीं होता है। और
बैटरी ऑपरेटेड अगर वो भी है तो वो भी आप ले जा सकते हैं। अगला सवाल है कि अगर लास्ट फ्लाइट चाहिए तो क्या मिल सकती है क्या? जी, अभी देखिए फर्स्ट फ्लाइट लास्ट फ्लाइट के ताल्लुक से सवाल है, तो इस चैनल पे मैंने अपने एक शॉर्ट बना के डाला हुआ है कि फर्स्ट फ्लाइट लास्ट फ्लाइट के आपको किसको ईमेल करना है। तो 2025 के अंदर जिन जिन लोगों ने वो तरीका फॉलो किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको अक्सरियत को जो है वो फर्स्ट फ्लाइट या लास्ट फ्लाइट मिल गई। तो अब उनको आप ईमेल कीजिए, लेकिन अभी ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आपका कवर नंबर ही नहीं आया है। आप सेकंड पेमेंट हो जाने दीजिए, उसके बाद में आप ईमेल कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको फ़र्स्ट फ़्लाइट या लास्ट फ़्लाइट मिल जाएगी। वैसे हज कमेटी ऑफ इंडिया 2 साल से जो है पिछले ट्राई कर रही है कि हाजियों को जैसे ख़ुद की डेट डिसाइड का ऑप्शन दिया जाए, ताकि वो जो है फर्स्ट फ्लाइट लास्ट फ्लाइट ना करते हुए सेकंड लास्ट फ्लाइट ना करते हुए खुद से जो है वो अपनी मनपसंद की टिकट बुक कर सकें। लेकिन टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से वो सिस्टम लाइव नहीं हो पा रहा है, तो तब तक जो है आप फर्स्ट फ्लाइट या लास्ट फ्लाइट वाला कर सकते हैं। और फर्स्ट फ्लाइट और लास्ट फ्लाइट की डेट क्या रहेंगी वो भी गाइडलाइंस के अंदर बताई गई हैं। उसका डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे डाला है, आप उसको देख सकते हैं। और तो इस ताल्लुक से हैं, और गाइडलाइंस में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। कुर्बानी अदाही के ताल्लुक से जो है आप मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो हज कमेटी से ही करें। और इसके अलावा जो है वो पूरा सफ़र रहेगा। और जो पहली मर्तबा इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं कि ये कैसे होगा क्या होगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। 70-80% लोग जो ट्रैवल करते हैं हज के लिए इंडिया से वो फ़र्स्ट टाइम ट्रैवलर ही रहते हैं, जिन्होंने अभी तक एक मरतबा भी एयरपोर्ट देखा भी नहीं है। तो कोई मसले की बात नहीं, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। बैगेज का भी कुछ सवाल है कि बैगेज कितना रहता है, तो एक हाजी के हिसाब से रहे वो 46 kg बैगेज रहता है, 46 किलो। उसमें 40 किलो को जो है आपको 20-20 में डिवाइड करना है, और 7 किलो का हैंड बैगेज रहेगा। तो ये 2 अलग ट्रॉली बैग रहेंगी आपके। तो ये भी एक हाजियों का सवाल है। और कुछ का सवाल जो है वो सिम कार्ड के ताल्लुक से भी है। समीर अहमद, मेरा एक सवाल है। जी सवाल कीजिए, सवाल टाइप करके आप दे दीजिए, इंशाल्लाह जवाब की देने की कोशिश की जाएगी। तो जी हम्म तो सिम कार्ड के ताल्लुक से ये है कि गाइडलाइंस में कहा गया कि हज कमेटी सिम कार्ड प्रोवाइड नहीं करती है। आप जो है वो खुद का सिम कार्ड आप रखें। यहाँ के सिम कार्ड को भी आप रोमिंग रिचार्ज कर सकते हैं, वहाँ जाके भी आप जो है वो ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो है वो हज की ट्रेनिंग के ताल्लुक से जो है वो ट्रेनिंग कब लेना है क्या लेना है, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया कहती है कि हर हाजी जो है वो कम से कम 3 ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें अपने शहर में जहाँ भी वो रहते हैं। तो उसमें जो हज ट्रेनर होते हैं, अभी थोड़े दिन के बाद में जो है वो हज ट्रेनर का सर्कुलर आएगा, वहाँ पे कहा गया है कि जो पुराने हज करके आए हैं वो हज ट्रेनर के लिए अप्लाई करें, ताकि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के सिटी के हाजियों को जो है वो ट्रेनिंग दे सकें। तो जो पहले हज करके आ चुके हैं, तो थोड़ा सा पढ़े लिखे किस्म के हैं और टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, पीपीटी वगैरह अच्छे से जानते हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग जो है वो हज ट्रेनर के लिए अप्लाई करें। और जितने जितने जो है वो सिटी के हाजी होते हैं, नंबर होते हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है उनसे शेयर करती है। फिर आप जो है उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना के प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन वगैरह दे के आप जो है वो उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। मैं ब्लाइंडलेस 90% हूँ, मैंने हज का फॉर्म भर दिया है, कवर नंबर आ गया है दिल्ली से। तो ठीक है, आपका सवाल क्या है? वाइफ जा रही है साथ में कंपेनियन के रूप में, हम जा सकते हैं कि हज पर? जी बिल्कुल जा सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी वाइफ साथ में है तो आप उसको जो है आसानी से हज कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हाँ, तो ट्रेनिंग के ताल्लुक से जो है वो जो ट्रेनर हजरात होंगे उनकी ज़िम्मेदारी है कि अपने अपने शहर के हाजियों को अच्छे से ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग जो है आप अच्छे से अटेंड करें, कम से कम जो है वो 3 ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना ज़रूरी है। उसमें क्या क्या सीखना है, उसमें जो है हज के अरकान सीखने हैं, उम्रा के अरकान सीखने हैं, मक्का में क्या करना है, मदीना में क्या करना है वो सीखना है, एयरपोर्ट और फ्लाइट के ताल्लुक से सीखना है, फिर वैक्सीनेशन है, और कौन सा सामान ले जा सकते हैं कौन सा नहीं ले जा सकते हैं, ये सब कुछ जो है वो सीखना है। जी, तो सफ़ान मेमन साहब का सवाल है। हाय अस्सलाम वालेकुम। जी सफ़ी मेमन साहब,
हाय, वालेकुम सलाम। जो आपका सवाल है आप पूछिए, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो है आपको सब जो है वो ट्रेनिंग लेनी है। अभी जो पूना से हैं तो उनके लिए भी जो है मैं ट्रेनिंग कंडक्ट करता हूँ। तो लास्ट ईयर का ट्रेनिंग वीडियो मैंने जो है यहाँ पे डाला है। सफ़ान मेमन साहब, लेडीज़ और जेंट्स का रूम अलग अलग है। देखिए हाँ, ये भी एक नया चेंज है इस साल। बेसिकली इस साल चेंज नहीं है, लास्ट ईयर भी जो है वो चेंज आया था। कहा गया था कि लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग रहेंगे। तो लास्ट ईयर हाजियों में जो है काफ़ी खलबली मची। फिर उसमें बहुत सारे लोग जो बुज़ुर्ग किस्म के, उनका है कि हमारे हस्बैंड जो है वो थोड़े से उनको दवाई लगती है, साथ में लगता है। तो समीर अहमद साहब, इस मरतबा मसूरात क्या सवाल है आपका? इस मरतबा मसूरात आपके मिल सकते हैं क्या? मर्द हजरात को मदीना मक्का में अलग रहना होगा क्या? ये बात कंफर्म है। देखिए ये, हाँ, मैं उसी बात का जवाब दे रहा था कि जो पिछला सवाल आया है, तो 2025 के अंदर ही कहा गया था कि लेडीज़ और जेंट्स अलग रहेंगे। ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन है, इसमें हज कमेटी का कोई नहीं है। और दूसरे कंट्रीज़ की जो हाजी हैं वो अलग अलग ही रहते हैं। जैसे आप पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के वहाँ पर रूम वगैरह देखेंगे तो एक ही बिल्डिंग में होते हैं, लेडीज़ जेंट्स अलग होते हैं। तो इस साल भी वापस वही कहा गया है। देखिए इसको ज़्यादा दिन जो है वो ज़्यादा साल एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आया है। तो अब सर्कुलर में तो ये लिखा हुआ है, अब लास्ट मोमेंट तक क्या होता है वो अब वो जाने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि 2025 में भी लास्ट मोमेंट तक कहा गया है कि अलग अलग रहेंगे, लेकिन फिर वो एक ही साथ में रह रहे हैं। तो अब 2026 में क्या होगा वो पता नहीं है। सर्कुलर में तो यही कहा गया है कि लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग रहेंगे, एक ही बिल्डिंग में रहेंगे, रूम जो है उनके आसपास रहेंगे। इनकमिंग बॉय। तो ये है। खाने पीने का कितना खर्च अलग से देना होगा? और दूसरा सवाल है, रिपोर्टिंग से पहले हम क्लब गैदरिंग आउटसाइड इस साल। हाँ, तो देखिए खाने का और क्लबिंग का दो सवाल है, तो मैं क्लबिंग का जवाब दे देता हूँ पहले। क्लबिंग अलाउड नहीं है, ये पिछले साल का ही रूल है, इस साल भी वही कंटिन्यू है कि दो कवर नंबर जो साथ में कहते थे कि हम क्लब करके रहना चाहते हैं, तो कहा गया है कि क्लबिंग विल नॉट बी इंटरटेन्ड, ये गाइडेंस में लिखा हुआ है। तो जिसको जो कवर मिला है, जिसको जो फ़्लाइट मिली है, रूम मिले हैं, उसी एतबार से जो है उनको वहाँ पे रहना है, क्लबिंग नहीं हो सकता है। और खाने के खर्चे के बारे में कहा गया है, तो अभी खाने का देखिए इस साल दो ऑप्शन है। अगर आप हज कमेटी से लेते हैं तो वो जो उनका पैकेज आएगा वो आप ले लें। अगर आप खुद से उनका नहीं लेते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो आप जो है थोड़ा सा इंडिया से सूखा आइटम लेके जाएँ। थोड़ा सा चावल हो गया, आटा वगैरह हो गया, दाल वगैरह हो गया, वो आप जो है आपकी जो बैगेज की लिमिट है वो हिसाब से आप लेके जाएँ। आप वहाँ पे रूम पे पका के खा सकते हैं। और वहाँ पे अजीज़िया में जो है वो हाजी रहते हैं, तो क्या कहते हैं, बाहर इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारे होते हैं। और जब हरम शरीफ में रहेंगे, आप अपने रूम में नहीं रहेंगे, मान लीजिए कि आप सुबह चले गए फजर की नमाज़ को, और जो है वो ज़ोहर असर तक वहीं है, हरम शरीफ में है, तो वहीं पे जो है वो वॉशरूम नंबर 3 अल सफ़वा टावर में सेकंड फ्लोर पे बहुत सारे खाने के रेस्टोरेंट्स हैं। इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज़, बर्गर, आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप जो है वो वहाँ पे भी खा सकते हैं। तो कुल मिला के अगर इंडिया से कितने पैसे कैरी करना है उसकी बात की जाए, तो जो हज कमेटी का पैसा है वो, और 15,000 16,000 जो कुर्बानी का पैसा भरना है वो, इसको छोड़ के हर हाजी को तकरीबन जो है वो 2,000 रियाल, कम से कम 2,000 रियाल को साथ में रखना है। अभी 1,000 रियाल यानी कि आज की डेट के हिसाब से जो है वो 23,000 हुए, तो 46,000, 2,000 रियाल कम से कम। राजस्थान का कोटा कितना है? देखिए राजस्थान का कोटा कितना है ये मैं आपको चेक करके बता, अभी तो याद तो नहीं है मुझे, वो मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और मैंने हज फॉर्म सबमिट कर दिया है। अभी आगे सवाल क्या है? कर दिया है, लेकिन मुझे अभी तक कवर नंबर नहीं आया है। देखिए कवर नंबर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। वैसे नॉर्मली कवर नंबर फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट के बाद में ही शुरू होते थे, लेकिन इस मरतबा हज कमेटी ऑफ इंडिया, जो स्टेट हज कमेटी है, उन्होंने जल्दी काम शुरू किया हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, इंशाल्लाह आपका भी आएगा। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मेरे हज एप्लीकेशन 65 प्लस हैं। हज एप्लीकेशन पासपोर्ट स्कैन स्कैन करते वक्त सरनेम फीड नहीं हो रहा है, क्या वो प्रॉब्लम नहीं आई ना? देखिए अभी इसमें पासपोर्ट का ऐसा है कि जो ऑटोमेटिक स्कैन होके जो डेटा आ रहा है उसको तो आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो आप जो है उसको एज इट इज़ सबमिट कर लें।
पहले तो हो सके तो आप जो है 2-3 मरतबा स्कैन करके अच्छे से अपलोड करें, देखें किस किस इसमें सही से आ रहा है। अभी इसमें पासपोर्ट स्कैन करने के ताल्लुक से भी जो है वो थोड़े लोग गलती ये कर रहे हैं कि ड्रॉ कुर्रा कब होगा। देखिए ड्रॉ कुर्रा जो है वो इंशाल्लाह अगस्त के लास्ट वीक तक होना चाहिए। जब पूरे फॉर्म एक मरतबा आ जाएंगे, हज कमेटी ऑफ इंडिया जो लास्ट डेट वो ख़त्म हो जाएगी, अगर एक्सटेंड भी होती है तो एक्सटेंड जब फॉर्म डेट क्लोज होते हैं उसके 15 दिन में कुर्रा होता है। तो ये कुर्रे के ताल्लुक से है। और इसके पहले जो सवाल था वो, हाँ, पासपोर्ट अपलोड के ताल्लुक से था। तो इसमें पासपोर्ट अपलोड में हाजी गलती ये कर रहे हैं कि वो जो है वो सही से मतलब जो फ्रंट पेज होता है उसके साथ में एक ब्लैंक पेज भी आता है, तो वो ब्लैंक पेज भी स्कैन कर रहे हैं। वो आपको ब्लैंक पेज स्कैन नहीं करना है, आपको सिर्फ जो है वो फ्रंट स्कैन करना है। तो एक मैंने यूट्यूब वीडियो पे शॉर्ट डाला है मेरे इस चैनल पे, आप उसको देख लीजिए, आपको सही से स्कैन कैसे करना है। अगला सवाल खालिद हाशमी साहब का सवाल है कि मैं मुंबई से हूँ, आज कवर नंबर जनरेट हुआ है और एसएमएस नहीं आया, ऑनलाइन दिखा रहा है, आगे क्या प्रोसेस है। देखिए एसएमएस जो है वो किसी को आ रहा है किसी को नहीं आ रहा है, तो इसमें ऐसे कोई दिक्कत वाली परेशानी की बात नहीं है। ऑनलाइन दिखा रहा है मतलब अच्छा बात है। आगे प्रोसेस ये है कि आपको इंतज़ार करना है, इंशाल्लाह कुर्रा होगा। कुर्रा के अंदर जो है वो सिलेक्शन वाले वेटिंग वाले उनका आएगा। अगर सिलेक्शन होता है कंफर्म होता है तो वेबसाइट पे 2 अलग अलग पीडीएफ आती हैं हर स्टेट की, वेटिंग वाले और कंफर्म वाले। तो कंफर्म होता है तो उसके और 2 हफ्ते के बाद में जो है वो एक सर्कुलर आएगा आपको फर्स्ट पेमेंट का, तो आपको जो है वो फर्स्ट पेमेंट